अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट पेशेंसली देख लोगे तो आप ऐसी टेक्निक सीख लोगे नोट्स बनाने का कि जिससे आप कोई भी कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट को 1 से 2 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो पूरी एनसीईआरटी। साथ ही साथ मैं ऐसे नोट्स बनाने के तरीके आपको बताने वाला हूँ और उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा भी आज इस चैप्टर को, प्लांट किंगडम को। ठीक है, कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है इफेक्टिव मेथड से। कि आपका मान लीजिए कल सुबह एग्जाम है और आपको आज रिवाइज करना है, इवन एग्जाम के आधे घंटे पहले रिवाइज करना है, तब भी आप इससे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। कोर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, केवल और केवल इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, प्लांट किंगडम। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो अपने साथ क्या लाता है कि भाई उस चैप्टर को आप बेसिक समझो, डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं कि उस चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट बताओ या फिर कुछ बेसिक बात या कोई बेसिक डेफिनेशन, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को डेफिनेशन से कि आखिर इसको डिफाइन कैसे करोगे। एज सच तो इसको कोई डेफिनेशन है नहीं, मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं, बट फिर भी एक तरीके का हम इसमें क्या इंक्लूजन रखेंगे उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई प्लांट किंगडम के बारे में बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि प्लांट किंगडम इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं भाई? ऑल मल्टी सेलुलर, सारे मल्टी सेलुलर इसमें आएंगे। ठीक है, और यूकैरियोट्स आएंगे, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाना रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो की पॉइंट पकड़ते चलना आप लोग। डेफिनेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ कि भाई प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा, सारे मल्टी सेलुलर, सारे यूकैरियोट्स होंगे और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तब हम इसको थोड़ा सा इसको होलिस्टिक फॉर्म में देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, कैरेक्टर्स भी देखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं हम प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते नहीं कि यार इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इसमें मिले। तो सबसे मेन बात, सबसे मेजर बात आप सभी को पता होगी कि प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हैविंग सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक में जब जैसे मैं बात करूंगा तो इनके सेल वॉल्स किस चीज के बने होंगे, इनके जो सेल वॉल्स होंगे वो किस चीज के होंगे, इनके सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सेलुलोज याद रखिएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की मैं बात करूं कि तो अगर ये रिजर्व फूड, अगर मैं बात करता हूं मान लो रिजर्व फूड, इनके पास रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, रिजर्व फूड इनके पास होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, हमने दो चीज देखा अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक एक बार क्विक समराइज करो। हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने सबसे पहले देखा कि इसमें सारे मल्टी सेलुलर आएंगे, ठीक है, और यूकैरियोट्स आएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात किया तो प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल वॉल इनकी बनी होगी सेलुलोज की, इनमें रिजर्व फूड होगा किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये दो बात समझ में आ गई क्या इतनी? ठीक है, चलिए अगर ये दो बात आ गई आपको तो बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर्स की तरफ। अगला कैरेक्टर हमारा क्या होगा, अगला कैरेक्टर हमारा फोटोसिंथेटिक। अगर ये हैं, जैसा कि हमने यहाँ बता दिया कि ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो इनमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाएंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होंगे इनमें, फोटोसिंथेटिक। याद रखिएगा, अगर मैं क्योंकि पूरे नोट्स लिख के पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अगर थोड़ा जल्दी हो तो अपने आप 1.5 पे कर लेना। ठीक है, चलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें कौन सा पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें आपको क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, क्लोरोफिल बी भी मिलेगा। ठीक है, खास तौर पे किसमें क्लोरोफिल ए और बी किसमें नजर आएगी आपको, ग्रीन प्लांट्स में, इसमें
ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, अभी आपको बढ़िया से दिखेगा। चल ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा सेल वॉल को, तो इनमें पता चला कि ये सेलुलोजिक सेल वॉल इसमें होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी इनकी बनती है। नेक्स्ट हमने पकड़ा रिजर्व फूड, रिजर्व फूड इनमें स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, और थर्ड हमने पकड़ा कि फोटोसिंथेटिक अगर ये हैं, तो अगर इनमें पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो हमको पता चला कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेजॉरिटिवली मिलती है। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास? रिप्रोडक्शन। लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। आखिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? लास्ट कैरेक्टर्स क्या है इनका? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन भाई, क्यों क्यों मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, है ना। देखो, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला चीज, एक तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेंगे। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव किस किस तरीके से करेंगे? क्योंकि वेजिटेटिव के भी तो टाइप होते हैं ना। तो वेजिटेटिव में भी अगर मैं बात करूं, तो वेजिटेटिव में भी ये कैसे कौन कौन से तरीके फॉलो करते हैं? पहला, फ्रेगमेंटेशन। और आप सभी को पता ही होगा फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हम फ्रिक्वेंटली इसको स्पाइरो वगैरह में पढ़ते हैं ना। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दोगे, तो इसका लास्ट पार्ट न्यू रीजनरेट कर लेगा। ये और ये जो है क्या बना लेगी? ये दोनों न्यू डॉटर सेल्स बना लेगी। न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं। पहला तो फ्रेगमेंटेशन तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। दूसरा, ये कौन सा तरीका? दूसरा इनमें होगा बडिंग। बडिंग बडिंग आपको पता ही है, बडिंग का एग्जांपल हम पढ़ते ही हैं ईस्ट का। ईस्ट ऐसे होता है, इसमें चेन बडिंग ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन का तरीका होगा ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के फॉर्म में, जिसको हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं किसमें? इसमें सोलनम ट्यूबरोसम में, यानी कि आलू में। ठीक है, और कई तरीके ऐसे इसमें दिखेंगे आपको। तो मेजरली हमको तीन तरीके मिले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग और ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ये हमारा वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा है, तो इनमें तो एसेक्सुअल भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्शन का सेकंड तरीका इनमें क्या है? रिप्रोडक्शन का इसमें सेकंड तरीका इनमें क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीके से होगा, किन किन फॉर्म में होगा, उसको देख लेते हैं। देखो, एसेक्सुअल इनमें जो होगा, देखना ध्यान से, एसेक्सुअल होगा, पहला है जू स्पोर। ठीक है, अब एक बात समझो। देखो, हम जानते हैं ना कि जू जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। और जानवर कैसे नेचर के होते हैं, मतलब कैसे कैरेक्टर्स होते हैं? जानवर मूव कर सकते हैं। तो याद रखना, जो जू स्पोर है, ये मोटाइल स्पोर होता है। कैसा? ये मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, सेकंड तरीका क्या है? जू स्पोर, साथ ही साथ और इनमें क्या होगा? जू स्पोर से होगा और कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया, जू होगा और कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। ये दो तरीके हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ये फॉलो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाएगा। हमने क्या क्या देखा? हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका देखा। वेजिटेटिव इनमें पाया गया। वेजिटेटिव के तीन तरीके, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और ट्यूबर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल हमने वो देखा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। कौन कौन से? जू स्पोर, कैसा है? मोटाइल स्पोर है। दूसरा है कोनिडिया का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन भी इनमें देखा जाता है। नेक्स्ट है, अब देखो, वेजिटेटिव भी पाया गया, एसेक्सुअल भी पाया गया, तो लास्ट बचता है क्या? लास्ट बचता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
लास्ट तरीका इनमें क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना, फायदा है, फायदे में रहोगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं जैसे ही बात करता हूँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग तरीके से। पहला उसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहला आइसोगैमी। आइसोगैमी बोलो या फिर गैमस बोलो, दोनों सेम बात। जानने वाली बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल या सेम या बराबर। और गैमी, गैमी का मतलब होता है गैमीट। क्यों हम गैमेट की बात कर रहे हैं भाई, ऑब्वियस बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट का फॉर्मेशन, दोनों सिनोनिम है। तो आइसोगैमी की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये ऐसे गैमीट्स हैं, मतलब ये ऐसे गैमीट्स हैं जो इक्वल इन साइज होंगे। सेकेंडली इनमें क्या फॉर्म होता है, और सेकेंडली इनमें फॉर्मेशन किस चीज का दिखता है, सेकेंडली इनमें एन आइसोगैमस भी एन आइसोगैमस भी दिखेगा, एन आइसोगैमस, या फिर मैं बोलूं एन आइसोगैमी। अब आप सोचो, एक आइसोगैमस मतलब इक्वल, तो एन आइसोगैमस का मतलब ऑब्वियस बात है अनइक्वल गैमेट्स, जो अनइक्वल हो, जो अनइक्वल साइज के हो, जस्ट अ मिनट, जो अनइक्वल गैमेट्स हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चल अब थर्ड हम देखेंगे, और तीसरा क्या है, तीसरा, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा इनमें उगैमी, उगैमी। ठीक है, या फिर इसी को हम प्यार से बोलते हैं उगैमस कंडीशन। ठीक है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से दिखा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस, या फिर आइसोगैमी बोलो, उगैमी बोलो, एनाइसोगैमी बोलो। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और उगैमी, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बातें क्लियर चल रही हैं सबको। ऐसे नोट्स बनाना है, ध्यान देखो, ये रिवीजन के समय बहुत काम आएगा। कैरेक्टर पकड़ो बस, काम काम की चीज पकड़ो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे भाई बेसिक क्लासिफिकेशंस। अब इनके क्लासिफिकेशंस भी तो हुए हैं, है ना, तो अब हम देखने वाले हैं इनके क्या बेसिक क्लासिफिकेशंस। तो हमें प्लांट किंगडम में बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या दिखे, हम यहाँ पे देखेंगे अब बेसिक क्लासिफिकेशंस। बेसिक क्लासिफिकेशंस हम देखेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशंस, लेट मी हाईलाइट। जब हम बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें बड़ी काम की चीज मिलती है, क्या क्या क्लासिफिकेशन, किस किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला इनमें क्या होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा। बेसिक्स में हम क्या देखेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा हमें, क्या, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। सेकेंडली हमें क्या दिखेगा, तो ये पहला है। दूसरा क्या हमको दिखेगा, दूसरा हम किसके बेस पे, दूसरा इनमें वेस्कुलर टिश्यू होगा, वेस्कुलर टिश्यू, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स की, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम की। ठीक है, थर्ड वन इज, तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, या फिर हो, और या फिर इनमें सीड का प्रेजेंस होगा, जिस मतलब एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा है इनके हैबिटेट्स हम देखेंगे। ठीक है, इनके हैबिटेट्स, या तो ये एक्वेटिक होंगे, या तो ये टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है जी, तो हम क्या क्या बेसिस देखने वाले हैं, किस किस बेसिस पे हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, हम किस किस बेसिस पे बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, साथ साथ में हमारे बोलिए, पहला थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम इनमें कैसा है, दूसरा इनमें वेस्कुलर टिश्यू कैसा है, मतलब जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंस, याद कर लेंगे, हम हायर में पढ़ेंगे। ठीक है,
और थर्ड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन इनमें कैसे होगा या फिर सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, और लास्ट हम देखेंगे इनके हैबिटेट, या तो ये एक्वेटिक पाए जाएंगे या तो ये टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है, तो हम इतनी चीजों को का बेस बना रहे हैं और इसी के बेस पे आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलता है क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू दिखता है। हमें क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू देखना होता है। हम यहाँ पे कैटेगरी एक आप हेडिंग दे सकते हो, सब हेडिंग टाइप का, कि क्लासिफिकेशन ओवरव्यू। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ओवरव्यू क्लासिफिकेशन ओवरव्यू। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ओवरव्यू की, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द पेन। क्लासिफिकेशन ओवरव्यू की मैं बात करूं तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ कैसे। जैसे हमने देखा था आरएक्स विटेकर ने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। ठीक है, तो उसी का तो हम पढ़ रहे हैं एक पार्ट, प्लांटी, है ना। तो एक तरीके का हमें क्लासिफिकेशन ओवरव्यू में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये क्लासिफाई हुए कैसे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई देखो, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, आर डॉट एच विटेकर, आर एच विटेकर कब, 1969 की बात है ना। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर इन 1969, plant was one of its class plant was one of his classification of 5 kingdom classification। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि प्लांट को सब डिवाइड किया। प्लांट को इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया था किसको, प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया 5 सब क्लासेस में। कौन कौन सी, पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। ठीक है, हम 5 क्लासेस को देखेंगे। याद रखिएगा ये हमारा बेस बन रहा है। ठीक है, पहला कौन सा है इनमें से, हम पहला कौन सा देखेंगे, एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म वर द मोस्ट हायर एंड करंट मोस्ट डोमिनेटिंग। ठीक है, पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, एंड चौथा एंजियोस्पर्म, एंड लास्ट, सॉरी, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा हमारा एंजियोस्पर्म। अब एक एक देखो, ऐसा नहीं कि हमको यहीं पे करके छोड़ देना है, नहीं, आपको कोशिश करो ना यहीं पे एक थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें इनकलकेट कर लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक ना, मतलब एक ओवरव्यू दे दो हल्का सा, यहीं पे सारी चीजें इनकलकेट कर दो सारी। जैसे देखो, हमने एलडी पढ़ा, तो एलडी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वर्जन डाल दो, क्या कैसे होंगे, नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर। ठीक है, पहला डाल दिया हमने, छोटा सा एक छोटा पॉइंट डाल दिया। ठीक है, नॉन वेस्कुलर होंगे और इनमें सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर होगी, सिंपल सिंपल थाइलॉइड सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के भी थोड़े से मेंशन कर दो। ब्रायोफाइट्स कैसे होंगे, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होंगे, नॉन वेस्कुलर ये भी होंगे, नॉन, यहाँ पे नॉन कर दो। ठीक है, नॉन वेस्कुलर ये भी होंगे, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सबसे पहले शुरू हो गया था, एम्ब्रियो एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गए। ठीक है, और टेरिडो की हम बात करेंगे, देखना, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, पहले वेस्कुलर लैंड प्लांट थे, और जो पहला होता है वो मोस्ट एडवांस नहीं होता, जो पहला होता है वो प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जरा सा कि टेरिडोफाइट्स कैसे थे, दे वर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, लैंड प्लांट। ठीक है,
जिम्नोस्पर्म्स कैसे, जिम्नोस्पर्म्स वर द नेक्ड, जो ये फेमस है उनको पकड़ो, ये फेमस पॉइंट्स हैं। दे वर द नेक्ड सीड, दे वर द नेक्ड सीड प्लांट्स, ठीक है, इनमें सीड बाहर होती है, फ्रूट अंदर। एंजियोस्पर्म द मोस्ट हायर वर्जन्स ऑफ प्लांट किंगडम, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, विथ कवर्ड सीड, विथ कवर्ड सीड, विथ कवर्ड सीड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एल्गी में, एल्गी कैसे नॉन वेस्कुलर होंगे, सिंपल थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रायोफाइट्स वर आल्सो दी नॉन वेस्कुलर बट दे वर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे दिख गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, ये बात याद रखेंगे। द नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स वर द नेक्ड सीड प्लांट्स, and talking about angiosperm, they were the first flowering plant with covered seed, या फिर इसको आप कह सकते हो मोस्ट एडवांस, या फिर इसको प्यार से आप हल्का सा एक फूल बना दो, है जी, सही है, चलेगा, इतनी बातें सही है, ये बेसिक्स बन गए हमारे, ठीक है। अब एक और बात देख लेते हैं हम फटाफट, एक और इसमें बात बड़ी अच्छी आती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? एक और यहाँ पे हमारा सब टॉपिक आता है, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है जी। अब आखिर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, देखो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्म हो जाए, जैसे कभी हैप्लॉइड है, इट हैव दैट रिक्वायरमेंट, अगर उसको वैसी रिक्वायरमेंट है कि वो चाह रहा है कि अब वो अपने लाइफ स्टेज को डिप्लॉयड कर ले फॉर इट्स पर्पस या फिर फॉर इट्स नेसेसिटी, तो क्या करे, अपने आप को चेंज कर सकता है, फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, फ्रॉम हैप्लॉयड टू डिप्लॉयड, या फिर कह सकते हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस कन्वर्जन, इस फॉर्म को, अलग अलग फॉर्म को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे यहाँ पे हमें तीन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते, तीन तरीके दिखेंगे। पहला है, ऑब्वियस बात है तीन दिखेंगे, पहला है हैप्लॉन्टिक, पहला है हैप्लॉन्टिक, एंड सेकेंड वन इज डिप्लॉन्टिक, एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सही है जी। अब जान लेते हैं कि आखिर ये हैप्लॉइड कंडीशन कैसी है। हैप्लॉइड हमें पता ही है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट, हैप्लॉइड फेज जो होता है डोमिनेंट होता है किसमें, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट किसमें, क्लाइमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा में। हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट कहाँ दिखता है हमें, हैप्लॉइड फेज हमें डोमिनेंट दिखेगा क्लाइमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा में। कहाँ कहाँ दिखेगा, क्लाइमिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा में। आपको और भी एग्जांपल अगर दिखे तो आप कमेंट में डालो, हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बट बेसिकली अभी मुझे यही याद आ रहा है तो हम यही देख रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं डिप्लॉन्टिक में। अच्छा डिप्लॉन्टिक कैसे होंगे, एन, ठीक है। डिप्लॉन्टिक कैसे होंगे, डिप्लॉन्टिक्स, डिप्लॉन्टिक होते हैं, बताऊंगा, पहले इसको देख लें। डिप्लॉन्टिक फेज किस में डोमिनेंट होगा, डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट कब डोमिनेंट होगा, डिप्लॉन्टिक फेज, डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट किस में दिखता है, एग्जांपल देख लो। डिप्लॉन्टिक फेज विल बी डोमिनेंट इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, एंजियो एंड जिम्नो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपको डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट दिखेगा। डिप्लॉन्टिक मींस
2n स्टेज, ठीक है। अब हेप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है भाई? मतलब जिनमें जिनमें n प्लस 2n दोनों स्टेज दिख जाए उसे हम कहेंगे हेप्लोडिप्लॉन्टिक। हाँ जी, सही है क्या? ये फेज किसमें डोमिनेंट होता है? देखो, इसमें बोथ फेज बोथ फेज both phases means multicellular stage will be dominant, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हेप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल किसमें देखने को मिलता है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल देखने को मिलता है हमें ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज हमें दिखती है किसमें? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। इतनी बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? अब देखो, मेरा मेरा मोटो क्या है यार? मेरा मोटो ये है कि मैं ना आपको अपने साथ नोट्स बनवा के दिखा दूं। अब हम इसमें आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बता दिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 2 बार अपलोड कर सकता हूँ कि हाउ टू मेक अ नोट्स, ठीक है। या तो मैं इसको बना दूं कि भाई प्लांट किंगडम मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों चीज मैंने इनकैलकुलेट किया है। क्या करा है? हमने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया और इसी तरीके से हमने आपको क्या किया? पढ़ने का भी तरीका बता दिया। कैटेगराइज कैसे करनी है, लेट मी रिवाइज, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, मेरा मोटो है कि आपको इसी क्लास में याद करवा के छोड़ो। हमने शुरू किया कहाँ से? हमने शुरू किया प्लांट किंगडम से, ठीक है। हमने शुरू कहाँ से किया? हमने शुरू किया प्लांट किंगडम से। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, चलो, ठीक है, ठीक है, हाँ गुड, चलो, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो। हमने शुरू कहाँ से किया? हमने शुरू किया था प्लांट किंगडम से। हमने सबसे पहले देखा डेफिनेशन। डेफिनेशन होता है नहीं कुछ एज सच, डेफिनेशन एज सच तो कुछ होता नहीं, बट हमने क्यों देखा? हमने कहा कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसको जानो कि लिख लो। पहले डेफिनेशन देखा हमने पहले, फिर हमने क्या देखा कि भैया जो प्लांट किंगडम है उनमें सारे मल्टीसेलुलर दिखेंगे, हमें यूकैरियोट्स दिखेंगे, फोटोसिंथेटिक दिखेंगे। ये 3 बातें हमने देखी। क्विक रिवीजन करो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिवाइड किया कि हमने कहा कि पहले एक काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनके डिवाइड होने लगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? पहला, सेल वॉल इनकी कैसी होगी? सेलुलोजिक नेचर की होगी, जो कि इनका सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा रिजर्व फूड किस फॉर्म में होगा? इनमें स्टार्च के फॉर्म में होगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें कौन कौन से दिखेंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इनमें दिखेगा, ठीक है। मेजॉरिटी किसमें? ग्रीन प्लांट्स में दिखेगा। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई ये रिप्रोडक्शन करेंगे, भाई ऑब्वियस बातें करेंगे। रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे। वेजिटेटिव करेंगे, एसेक्सुअल करेंगे, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। वेजिटेटिव में हमने देखा कि ये फ्रेगमेंटेशन फॉलो करेंगे, बडिंग फॉलो करेंगे और ट्यूबर फॉर्मेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये फॉलो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर। और जू जू में मतलब रहते हैं जानवर, यानी कि जू में जानवर जानवर चल सकते हैं, मतलब मोटाइल। इट मीन्स कि जू स्पोर ऐसा ऐसा मतलब स्पोर ऐसी कंडीशन है जो कि मोटाइल स्पोर कहलाएगा। कोनेडिया फॉर्मेशन से भी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको समझना कि 3 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। पहला, आइसोगैमी, यानी कि आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब इक्वली साइज के जो गैमेट होंगे वो आइसोगैमस, जो अनइक्वल साइज के होंगे वो एनाइसोगैमस यानी अनइक्वल। और ऊगैमस जो कि बड़े साइज के होंगे। इक्वल और अनइक्वल की यहाँ बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ नहीं? चल, नेक्स्ट हम आगे बढ़े कि हमने देखा हमने कि बेसिक क्लासिफिकेशंस। हमने 4 ऐसे तरीके देखे जो कि यहाँ पे हम प्लांट किंगडम को होलिस्टिक बेसिक क्लासिफाई कर सकते थे। कैसा? इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा, वेस्क्यूलर टिश्यू आगे चल के हम देखेंगे होगा हायर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन ये करेंगे या फिर सीड का फॉर्मेशन करेंगे। लोअर होगा तो स्पोर फॉर्मेशन करेगा, हायर ऑर्गेनिज्म या हायर प्लांट होगा तो सीड फॉर्मेशन करेगा। देन हमने पढ़ा कि इसमें हैबिटेट या तो ये एक्वेटिक होंगे या तो ये टेरेस्ट्रियल पाए जाएंगे, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा कि भाई ये क्लासिफिकेशन ओवरव्यू देखा। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर हम जानते हैं कि 5 मिलियन क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया था। किंगडम मोनेरा, फंजाई, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, यानी नहीं लिया तो हम प्लांटी पढ़ रहे, वन ऑफ देम। अब इन्होंने इस प्लांटी किंगडम को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एल्गी नॉन वेस्कुलर होता है, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर रखता है, हमने यही देख लिया। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर होगा लेकिन एम्ब्रियोफाइट, यहाँ पहली बार एम्ब्रियो आया।
टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स नेट सीड प्लांट होंगे और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होंगे और इनमें सीड अंदर इंक्लोज होगा जी, ठीक है। देन हमने एक बात पढ़ी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने कहा कि रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लांट अलग अलग स्टेजेस में पाया जा सकता है। अगर वो एन नंबर में है तो हैप्लॉन्टिक, अगर 2n फॉर्म में है तो डिप्लॉन्टिक, और अगर n+2n फॉर्म में है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल देंगे। हैप्लॉन्टिक जिसमें n नंबर ऑफ कंडीशन मिले, और हैप्लॉन्टिक फेस डोमिनेंट कौन दिखाता है? क्लाइमेडोमिनास और स्पाइरोगोरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये एग्जाम्पल, डिप्लॉन्टिक किस में डोमिनेंट दिखता है आपको? एंजियो और जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक स्टेज कैसी होगी? डोमिनेंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज किसमें डोमिनेंट दिखती है? जिसमें बोथ मल्टीसेलुलर स्टेज बने, और ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी। यहाँ तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज अगला लेक्चर जरूर देखना, और एक कमेंट करके जाना, एक लाइक जरूर करके जाना। बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल पर प्रोडक्टिविटी मिलेगी और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाए तो मेरे साथ आप स्टडी विथ मी सेशन ज्वाइन कर सकते हो, रोज सुबह 9 बजे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट तरीके के साथ, और पूरा चैप्टर कंप्लीट भी कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आप सब अपना फीडबैक जरूर देना, और जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।